कई बार देखा गया है कि परिवादी जो है अपीयर नहीं होता है चेक केसेस में, तो कोर्ट जो है डिसमिस करता है कंप्लेंट को इन एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक परिवादी हैं चेक केस में, आप जो है अपीयर नहीं हुए, तो यूजुअल ट्रेंड क्या है कि आपके एब्सेंस में केस को जो है डिसमिस नहीं करना चाहिए। कोर्ट को जो है नोटिस जारी करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ हैविंग द होल एफर्ट्स। आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, आपसे मतलब मेरा है परिवादी से, तो ऐसे सिनेरियो में जो परिवाद है उसको डिसमिस करना चाहिए। सत्य एक मामला जो है सामने आया था मेरे संज्ञान में, जहाँ पर एक परिवाद जो है डिसमिस किया कोर्ट ने, और कहना ये था कोर्ट का कि जो परिवादी है वो अपीयर नहीं हो रहा है चेक केस में। तो वहाँ पर क्या स्टेप लिए परिवादी ने, उसको जो है समझिएगा। जब भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग पैनिक, आपको लेनी है वो ऑर्डर शीट जिसके तहत कोर्ट ने जो है केस को डिसमिस किया है। ईज़ी काम है, ये तो आप कर सकते हो। अब उसके बाद लगानी है आपको एप्लीकेशन टू रिस्टोर द कंप्लेंट। अगर काफ़ी देरी से आप आ रहे हैं लेके एप्लीकेशन, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो देरी क्यों हुई है। क्लियर हो गया अपने को? और इसके साथ-साथ आपको वो कॉज़ जो है लिखने होंगे, और इसके अलावा आपको वो कॉज़ जो है लिखने होंगे जो जस्टिफ़ाई कर सकें कि व्हाई यू आर एब्सेंट, और आपकी एब्सेंस में ये ऑर्डर जो है क्यों हुआ। ये इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी अर्ज़ी में महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं लिखेंगे, आपकी अर्ज़ी में सारे फैक्ट जो हैं सामान्य होंगे, तो आपको राहत जो है नहीं मिल पाएगी। क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशंस पे कई बार ऐसा होता है कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है अक्यूज़ को, तो जो अक्यूज़्ड है, उसका जो काउंसिल है, वो आकर के डैमेज करेगा एप्लीकेशन को। तो वो डैमेज ना कर पाएँ, जिसके तहत आपको ये स्पेसिफ़िक करना होगा कि व्हाट आर द रीज़न्स रिगार्डिंग योर एब्सेंस। किन आधारों पर आप ये कहते हैं कि रीज़न्स जो है जेन्युइन है, डेलिबरेट नहीं। और जो ये कंसर्न केस खारिज हुआ, इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? उसके बाद आप कोर्ट में जब आए, तो आपने क्या-क्या स्टेप्स लिए? और इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन है, क्या आपने इन ग्राउंड को स्पेसिफ़िक किया है विद द सपोर्टिंग एविडेंसेस? अगर हमारी अर्ज़ी में कोरबोरेशंस नहीं है, या स्थितियाँ जो है इनकंसिस्टेंट है, तो वहाँ पर नुकसान जो हम खा सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक बार क्या हुआ, मिस्टर ए ने केस किया मिस्टर बी पे चेक का। मिस्टर ए जो है नहीं गए। अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है केस खारिज कर दिया, उनकी एब्सेंस में। उन्होंने जो है लगाई एप्लीकेशन रजिस्टर करने की। उसमें वो क्या लिखते हैं कि साहब बीमार पड़ गया मैं नहीं आ पाया। जबकि जब आर्गुमेंट हो रहे थे, तो उसमें काउंसिल क्या बोलते हैं कि साहब ये जो कंसर्न केस है, इसकी जानकारी उनको हो नहीं पाई मेरे पार्ट पे, इस कारण ये आ नहीं पाए। जिसको हम कहते हैं विरोधाभासी फैक्ट रिकॉर्ड पे आना, कि प्लीडिंग में कुछ और आ रहा है और लिखित में कुछ और आ रहा है। इसलिए लिखने से पहले सोचें 10 बार, और हर एक बात को स्पेसिफिक करें, ताकि हमको जो है नुकसान फेस ना करना पड़े। अगर आपकी बात कोर्ट कंसिडर नहीं भी करता है, कम से कम सारी की सारी बातें लिख दी हैं आपने अपने एप्लीकेशन में। क्लियर हो गया अपने को? क्योंकि अमूमन कोर्ट ये कह सकता है कि आई एम नॉट हैविंग द पावर टू रिकॉल और रिव्यू माय जजमेंट। ये स्ट्रिक्टली बार्ड है एज पर लॉ। तो वहाँ पर रेमेडी पे लाया करेगी रिवीजन में, या रेमेडी लाया करेगी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। पर रिवीजन की रेमेडी मैं इसलिए अवॉइड करवाता हूँ या करता हूँ, कारण क्या है, रिवीजन का स्कोप है लिमिटेड। अगर आप पढ़ेंगे धारा 442 बीएनएसएस को, तो आप ये पाएंगे कि ऑन 3 पॉइंट्स वी कैन गो फॉर द रिवीजन। सबसे पहला पॉइंट है करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर। दूसरा है कि ऑर्डर जो है परवर्स है, जो उनका रवैया था वो था अगेंस्ट द लॉ। तो कुल मिला करके अगर आप ये शो ही नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या गलती करी है, तो रिवीजन मेंटेनेबल नहीं होगी। स्कोप जो है बहुत लिमिटेड है। और इस बिंदु में जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2002 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 102। क्लियर है? इस बात को जो है आप नोट डाउन करके रखिए। ये मैं इसलिए नोट डाउन करवा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप आर्गूमेंट कर रहे होते हो, तो आप क्या बोलेंगे कि जज ने जो है माइंड अप्लाई नहीं करा, जज का जो है ऑर्डर इनलीगल है, इसको जो है रद्द किया जाए और केस को जो है रिस्टोर किया जाए। पर आपसे एक ही क्वेश्चनिंग आएगा कि इसमें इलीगलिटी क्या है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो टिका हुआ लॉ पॉइंट के ऊपर। कोर्ट ने क्या लिखा कि मैंने जो ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको जो है रिवाइज नहीं कर सकता हूँ या रिव्यू नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में इसमें गलती क्या है, तो सफलता कम मिलेगी अपने को। तो इसके बनस्पत अपन जाएंगे हाई कोर्ट में। उनके पास जो है इनहेरेंट पावर है। और अगर आप पढ़ेंगे धारा 528 बीएनएसएस को, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नथिंग कंटेंट इन बीएनएसएस shall restrict the power of honorable high court to pass any order to prevent the abuse of process। पहली बात तो ये आ गई। और दूसरी बात ये टू डू एनी ऑर्डर एज रिक्वायर्ड और जस्टिफाइड बाय लॉ। तो यहाँ पर जब कारण आपके हैं कि साहब अपीयर नहीं हो पाए, बीमार थे, जो भी कारण बताया आपने, वो कारण जो है कंसिडर नहीं हुआ बाय द ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट लिखता हुआ आ रहा है कि मैं अपने ऑर्डर को जो है रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। हालांकि गुंजाइश तो बनती है, पर कोर्ट का व्यू क्या है, मैं अपने ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर सकता हूँ।
और रिवीजन में हम लोग गए थे, पर कोर्ट ने मना कर दिया कि ऑर्डर जो है ठीक है, इसलिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में। क्लियर है बात ये? तो इस प्रकार है, एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट रख के, स्पेसिफिक बात करके हम लोग जो है राहत ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये रेमेडीज़ हैं, जो मिलती हैं कंसर्न पक्षकार को, ये क्यों मिलती हैं? कि इनकी प्लीडिंग्स, इनके आर्गुमेंट जो है सिस्टमैटिक थे। अगर आप सिस्टमैटिक नहीं है, तो वहाँ पर जो है नुकसान खा जाएँगे। तो जब भी ड्राफ्टिंग करें, तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? डिसिप्लिन्ड। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक। और आप पिन पॉइंट करें उन पॉइंट्स को जहाँ पर आपको जो है परजुरी हो रही है, और आपको ये भी शो करना होगा कि इसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। ऐसी थी परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस जिसके चलते आप कोर्ट में जो है नहीं आ पाए। तो वहाँ पर आपको जो है राहत मिल जाएगी 100%, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी अबाउट द चेक केसेस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।